दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि सभी जानते हैं, इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहमा-गहमी दिखाई देती है और डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, लगातार इस तरह के फैसले या उस तरह की उनकी जो कार्यशैली सामने आ रही है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया है। चाहे हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें, क्योंकि भारत को लेकर जिस तरह टैरिफ की उन्होंने बात कही है और प्रधानमंत्री मोदी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और देखा कि उस दौरान की जिस तरह से भारतीय जो वहां गए हुए थे, जो जिन पे वैध दस्तावेज नहीं थे, उनको जिस तरह से हथकड़ी लगाकर, बेड़ियां पहनाकर हवाई जहाज के द्वारा, सैन्य जहाज के द्वारा भारत भेजे गए थे। इंसल्ट एक आगे एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं भारतीयों की। वहीं दूसरी तरफ देखें, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी जो वाद विवाद ऑन कैमरा सबके सामने, दुनिया के सामने हुआ और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें टोका, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी जो वहां पे बैठे थे, उन्होंने भी हाथ पकड़कर ट्रंप का अपनी बात रखी। तो तमाम तरह की लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं ट्रंप को लेकर, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी एक विवाद भी पैदा करे और साथ ही तमाम तरह की जो रणनीति है अंतर्राष्ट्रीय आपस की संधियां जो होती हैं या तमाम देशों के जो संबंध होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष जब बातचीत करते हैं, जो एक गरिमा रहती है उन सब चीजों में, उसको कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचाई है उन्होंने। तो आखिरकार ट्रंप क्या चाह रहे हैं दुनिया के में, किस तरह से वे दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया में क्या तब्दीली चाहते हैं, वे जो उनकी कार्यशैली है। तो इस पर तमाम बातें कही जा रही हैं, कूटनीतिक तौर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और इनके सार क्या है, इनका महत्व क्या है, इनकी महत्ता क्या है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश दुनिया के बहुत ही वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे गिरीश जोशी जी गुजरात से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के बहुत ही बड़े जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो गिरीश जी, जैसे कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप ही छाए हुए हैं, चाहे कोई उनके पक्ष में व्यक्त बयान दे रहा हो, चाहे उनके विपक्ष में बयान दे रहा हो, लेकिन बात मुद्दा ये कि ट्रंप की जो कार्यशैली इसमें बड़ा लगातार चर्चा बटोर रही है। चाहे वो जेलेंस्की का मुद्दा, तो सभी ने देखा है कि किस तरह से उस पर विवाद बन गया और यूरोपियन देश कहीं ना जेलेंस्की के पक्ष में खड़े हुए, जबकि अमेरिका के वो एक कहते हैं टीम के सदस्य हैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने ट्रंप की जगह जेलेंस्की का समर्थन किया। और तमाम बातें ऐसे लगातार हो रही हैं ट्रंप के द्वारा, जो कहीं न कहीं मतलब एक विवाद पैदा कर रही हैं। चाहे भारत की दृष्टिकोण से बात करें, जब उन्होंने टैरिफ की बात की और जो तमाम तरह की बातें ट्रंप जिस तरह की नीतियाँ अमेरिका की पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, उससे आखिरकार अमेरिका किधर जाता दिखाई देता है और दुनिया में अमेरिका की जो पोज़ीशन वर्तमान में एक बॉस की तरह है, क्या वह प्रभावित हो रही है? क्या लगता है आपको? नहीं, प्रशांत जी देखिए, जैसे गूगल आने के बाद और एजुकेशन ज्यादा बढ़ने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि सिनेरियो क्या था। आज तक 200 साल से जहां तक था कि ब्रिटिश कॉलोनी, पोर्चुगीज कॉलोनी, इन्होंने राज करा, उन्होंने भी एक डर का माहौल खड़ा करके राज किया। फिर अमेरिका को समझ में आया कि भाई हमारा तो इससे कुछ ज्यादा बन नहीं पा रहा है, तो इन्होंने एक नया निकाला। पहले उन्होंने हथियार बनाना शुरू करे, फिर सबको ये सिखाना शुरू किया कि आपका पड़ोसी है जो बदमाश है, वो आप पे कभी भी अटैक करेगा, तो आप हमको यहाँ पे रहने दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे करके इन्होंने 160 जगह पे कंट्रीज में इन्होंने अपने अपने नेवल बेस बना दिए, एयरफोर्स बेस बना दिए, और लोग उनकी बातों में आ भी रहे थे। इनकी चाल कब से समझ में आई कि ये लोग एशिया में एंटर नहीं कर पा रहे थे, तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश करी अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करने की। वहां से रशिया को निकाल के वहां बैठे, वहां बैठने के बाद समझ में आया कि भाई ये तो खतरे वाली बात है अफगानिस्तान को, क्योंकि आप अगर गलत करोगे तो दूसरे देश भी गलत करेंगे। तो रशिया ने भी फिर उसको काउंटर किया। अल्टीमेटली वहां पे वो रेजिम कुछ हुआ ही नहीं, पूरा डिस्टर्ब हुआ। वहां से निकल के फिर ये जाते हैं वियतनाम। इनको एशिया खंड में कहीं ना कहीं एक अपना स्टेशन बनाना था। वियतनाम में उनका नहीं चला, कंबोडिया में नहीं चला, श्रीलंका में नहीं चला, तो अब वो बहुत डेस्परेट है कि वो कहाँ जाए। अब अफ्रीका में जैसे उन्होंने जिबूटी का आइलैंड पकड़ लिया था। जिबूटी बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है कि वो पूरा अफ्रीका और एशिया कंट्रोल कर पाता है, लेकिन वहां पे ये हुआ कि जिबूटी ने सबको आने दिया, वहां पे सारे देशों के नेवल कैंप्स लगे हुए हैं, तो वहां पर भी उसकी मोनोपोली टूटती चली गई। अब देखिए बहुत जल्द से उसने जैसे ही अब वो हथियार की गेम छोड़ के जब उसने डॉलर की दादागिरी शुरू करी। डॉलर का बेसिक था गोल्ड बेस, आपके पास जितना सोना है उसके हिसाब से आपके डॉलर की वैल्यूएशन होगी। 70 के आसपास उन्होंने आके इसको बदल दिया कि भाई अब तो हमारा डॉलर पूरी दुनिया में चलता है, गोल्ड की जरूरत नहीं है, हमारी करेंसी है वो खुद ही अपना सर्टिफिकेट है। तो वो छापते रहे और उनको जैसे मर्जी पड़ी, जिस देश को बर्बाद करना है उसकी वैल्यू गिरा दो आप। तो आज हम जैसे कर रहे हैं कि जहाँ पे एक डॉलर और 1 रुपया हुआ था आजादी के टाइम पे, वहां पे आज हम उसका 80 साल में 80 रुपया दे रहे हैं, तो क्या हुआ हमारा कैलकुलेशन।
तो ये जो डॉलर गेम टेररिज्म था कि वो किसी भी देश को उधार दे देता था, उधार देने के बाद अपनी कंडीशंस रखवा के उस देश की इकोनॉमी में इनडायरेक्टली वो राज करता था। अब ये सबकी समझ में आ गया, चाइना धीरे से निकल गया, रशिया से उनका नहीं बनता था तो रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई, उससे भी निकलने लगा। अब इस डर से निकलने के लिए ब्राजील ने पहले पहल करी कि भाई हम लोग ऐसा कुछ एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे डी डॉलराइजेशन हो जाए, भाई डॉलर की दादागिरी हम क्यों बर्दाश्त करें। तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ये ब्रिक्स बना दिया। अब ये खतरा इसको महसूस हो रहा था। ट्रंप जो था वो अपने जुगाड़ में पड़ा था कि अपने बेटे को कैसे सेट करना है, कहाँ कहाँ पे मिनरल से उसका धंधा करना है, क्योंकि चाइना ने दुनिया के 85% में जो रेयर अर्थ मटेरियल थे, जिसकी वजह से आपका स्पेस प्रोग्राम चलता है, ऑटोमोबाइल चलता है, ईवी चलता है, टेलीकम्युनिकेशन चलता है, वो सारे रेयर मटेरियल सिर्फ नहीं उसके पास थे, उसको रिफाइन करके उसमें आगे वैल्यू एडिशन करके उसने जो मोनोपोली मेंटेन करी उसको आप कैसे तोड़ोगे। तब वो तोड़ने के जुगाड़ में अब अमेरिका ये ढूंढ रहा है कि भाई ये ब्रिक्स में से कमजोर कमजोर कड़ी कौन है, तो कमजोर कड़ी हम थे, क्योंकि हमको अमेरिका का मुंह छूट नहीं रहा है। हमको ऐसे लगता है हमारे वहां पे लाखों लोग हैं, वहां से कमा के डॉलर भेज रहे हैं, तो हमारी सोच उतनी ही थी। हमने ये नहीं सोचा कि चाइना और रशिया जैसे उनको माल बेच के डॉलर कमा रहे हैं, हम ये सोच रहे थे हमारे लोग जा रहे हैं, इस एवज में हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर वहां चले गए। हमारे पास क्या रहा, हमारे पास वही 80 करोड़ रहे जो 5 अनाज खा के, मतलब हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं था कि भाई इस देश को महान कैसे बनाना है। आज दुनिया में सबसे बड़ी बस्ती होने के बावजूद, सबसे बड़े कंज्यूमर एस्टेब्लिश होने की बजाय हमने गलत रास्ता पकड़ लिया कि भाई एक काम करते हैं, 2 लोगों को अब करोड़पति बना देते हैं और वही पूरा देश चलाएंगे, फिर वो जाने हम लोग बैठ के राज करेंगे। यहाँ पे इनकी ये आइडिया जो थी वो मिसफायर हो गई है। जैसे अमेरिका में 95% जूस लोग अपनी इकोनॉमी कंट्रोल करके वहां चलाते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा देश है, तो जूस ऐसा नहीं है कि खुद ही पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, हमने पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा, हमने नोटबंदी कर दी विरोधियों को हराने के लिए। मतलब आप एक साथ सब काम करने गए, आपने इकोनॉमी किसी के कंट्रोल में दे दी, पॉलिटिकली आपने दादागिरी करके ये समझा कि पूरे अपोजिशन को खत्म कर दें, तो हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी। लेकिन अभी सबसे बुरे अगर कोई फंसे तो हम फंसे। चाइना और रशिया में ये दुश्मनी नहीं करा पाएंगे, कोशिश कर रहा है कि इंडिया को तो धमका के आपने उसका इंसल्ट कर दिया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब उसने उनको बुलाया नहीं तो हमको जाना क्यों था। और उसने किसी भी देश के लड़कों को ऐसे जंजीर पहना के नहीं भेजा है जितना उसने इंसल्ट हमको किया है। और जिस दिन मोदी जी जा रहे हैं उसी दिन भी उन्होंने भेजा है। और सबसे बड़ी बात, उनकी इंटेंशन गलत है, इससे समझ में आता है कि हाई सिक्योरिटी एयरफोर्स के एरिया में कौन फोटोग्राफी कर रहा था, कौन लीक कर रहा था। इसका मतलब ये था कि आप जो दिखा रहे थे वो आपको दिखाना था दुनिया को कि भाई इंडिया को तो मैं कभी भी कुछ भी बोल दूंगा, उनकी हिम्मत नहीं है, और वो हमने गलती कर दी। उसके बाद उसने जिन लोगों को बुलाया वो बिल्कुल उसके सामने पड़ गए। जेलेंस्की ने भी उसको दाद नहीं दी, न यूके ने दी, न फ्रांस ने दी। और फ्रांस तो अब वो बोलता है कि हमको यूके से कैसे जान छुड़वा लेनी है। आपको ये लगा कि डॉलर डोमिनेशन में आप कनाडा को, तो उसने वो दादागिरी वाला कॉन्सेप्ट फिर शुरू करा, मैं कनाडा को भी डरा दूंगा, मैं मेक्सिको को भी डरा दूंगा, मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, मैं मेक्सिको ले लूंगा। लेकिन अब वो टाइम चला गया है जब तुम सोच रहे थे। आपने ईरान को भी देखा कि ईरान को आप नहीं हरा सकते हो, तो आपने दुनिया में ईरान को बदनाम किया। इराक में भी देखिए बहुत अच्छे से रूल चल रहा था, वो सिया सुन्नी वाला झगड़ा है वो आपस में वो निपटा लेते, तुमको क्या जरूरत है सिया सुन्नी की जजमेंट करने की। आप वहां भी पढ़े, लेकिन पढ़े इसके लिए क्योंकि उनको ऑयल पे अपना कंट्रोल लेना था, और ये तेल की पूरी मारामारी अब इंक कर रहा है। लेकिन जैसे आपने कनाडा से झगड़ा किया तो आपका तेल भी बंद हो रहा है, आपका यूरेनियम भी बंद हो रहा है, और अभी आप बोल रहे हो ड्रिल पे भी ड्रिल वाला कॉन्सेप्ट ले आए, तो आप रातों रात आप तेल नहीं निकाल पाओगे। आप सऊदी अरेबिया और दुबई से ये कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, कल मैंने सब तेल बंद कर देंगे तो मैं सबका तेल बेचूंगा। मतलब ये क्या करना चाहता है ट्रम्प, किसी की समझ में आ नहीं रहा है। हाँ, इसका एक है कि अपना जो रियल एस्टेट का धंधा है वो उसकी पोल खुल गई थी, जैसे उसने बोला गाजा में ले लूंगा और गाजा में डेवलप करूंगा, कोई तुमको देश दे देगा ऐसे ही। तो ये क्या करना चाहता है, लेकिन हम उसकी ट्रैप में चले जाके हमने अपनी इकोनॉमी की सत्यानाश कर ली। क्यों? कि हमारे पास विजन नहीं था। हमको ऐसा ही था कि 2 लोगों को हम बादशाह बना देते हिंदुस्तान का, वो ज्यूस की तरह अमेरिका चलाएंगे, हम लोग बैठ के शांति से अपना राज करेंगे, मनमानी करेंगे, ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। लेकिन ये हो नहीं सकता। तो यही सारा सिनेरियो है जहां पे अब चाइना पावरफुल हो गया है, रशिया पावरफुल हो गया है, यूरोपियन यूनियन अमेरिका से अलग होना चाहता है। तो यूएसए का क्या होगा वो ट्रंप उसको सोचे, इसके बजाय कि वो हम लोगों को धमकाता रहे। जी जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ट्रंप की जो कार्यशैली है वो अजीब-सी इसमें दादागिरी वाली टाइप की है कि कभी कनाडा को धमका दिया, कभी मेक्सिको को धमका दिया, कभी किसी को धमका दिया।
अच्छा, जैसा आपने गाजा का भी अभी ये बात की, तो एक कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ट्रम्प का और ट्रम्प गाजा के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। उसमें एलन मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू, तीनों को दिखाया गया और ट्रम्प ने जिस तरह से दिखाया कि गाजा मेरे मतलब मैं उसे अब बनाऊँगा। तो ये जो मानसिकता है, ये क्या दर्शाती है? मतलब इस तरह का जो व्यवहार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ तक उचित है ये? नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि ये बिजनेसमैन है। 123 कंट्रीज में इसके ट्रम्प टावर है। इसका मेन धंधा ये है कि सब जगह अपने सिविल वर्क में अपना जाइए, रियल एस्टेट के आप डेवलपर बनिए और अपना काम चलाते रहिए। तो उसको ज्यादा उससे लफड़ा ये है कि उसको, आप देखिए वो जो उसका विरोध कर रहे थे उसमें सबको बदनाम करके निकाला है। आज एफबीआई और इनका सीआईए इतने सालों से पूरी दुनिया में अपनी जासूसी का काम चला रहा था। उनके 1500 आदमियों को आपने निकाल दिया बोल के कि आप लोग सब जगह दुनिया में बिल्कुल रिजीम चेंज करा रहे हो, आप सत्ता बदल देते हो। अब वो सबको पता है, लेकिन तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छा बनो, तो फिर झगड़े की बात नहीं करो। एक तरफ आप बोलते हो कि मैं इजराइल और इनकी रुकवा दूंगा लड़ाई। अब आपको देखा इंटेंशन क्या, आप बोलते हो यूक्रेन की तो युद्ध में खत्म कर दूंगा, लेकिन अब उसको बोलते हैं अच्छा तुम 50% जो आपके रेयर अर्थ मटेरियल है वो मेरे को दे दो। तो तुम धंधा करना चाहते हो या तुम दूसरों को दबाना चाहते हो? तो इसका कोई माइंडसेट ठीक से है नहीं। ये क्या करना चाहता है, अमेरिकन खुद परेशान है। इसने जो बोला था कि भाई मैं सबको हक दिलाऊंगा, मैं युद्ध रुकवा दूंगा, इसी बेस पे जैसे हम लोग अच्छे दिन के भरोसे पे आ गए थे, सबको नौकरियां मिल जाएंगी, इसी भरोसे पे ये आया है। और आपने जैसे अडानी खड़ा करा था ऐसे उसने एलन मस्क खड़ा किया है। अब वो एलन मस्क ये बोलता है उसके पास कोई पावर नहीं है लेकिन वो सब कुछ कर रहा है। जैसे हमारे अडानी जी सेबी को भी चला रहे हैं, कोर्टों को भी चला रहे हैं, स्टेटों को भी चला रहे हैं। तो ये जो आपकी थियरी है वो गलत है, क्योंकि राजाशाही में भी ऐसा नहीं हो रहा है। पुतिन भी चाहता है लेकिन पब्लिक वेलफेयर आपको करना पड़ता है। चाइना में भी एक चक्री शासन है लेकिन पब्लिक वेलफेयर करना पड़ता है। पब्लिक को आप दबा के, जो आपकी थियरी है इंडिया में कि आप गरीबों को अनाज दे के दबा लोगे, ये थियरी आपकी गलत है। इसकी वजह से, क्योंकि आपने कोर्ट खरीद ली, आपने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, अब आपको पता है जनता की आपको जरूरत है नहीं, जीत तो हम ऐसे ही जाएंगे और बैठ गए, उसके बाद कौन हटाएगा। ये तो 404 जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि भाई ये संविधान बदल देंगे, यही इनका नियत था। 404 नहीं आए तो ये थोड़ा सा पीछे गए, नहीं तो अभी तक तो आपका संविधान खत्म हो चुका होता। आप अपना 5 किलो अनाज खाओ, 80 को दे रहे हो, 140 को दे देते, बाकी जो साहूकार है वो फॉरेन चले जाएंगे। तो आपके अगर देश की भलाई नहीं है, मैं कई बार बोलता हूं कि दुबई में, अपने दुबई में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में एक राजाशाही चलती है। वहां पर भी राजा अपनी कमाई का हिस्सा सबसे ज्यादा पब्लिक वेलफेयर पे इस्तेमाल करता है। भाई पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसी दी जाए, उनको कौन से अच्छे रोड दिए जाए, और उनका और हमारा फर्क देख रहे हैं। आपने क्या दिया जनता को? आपने न जनता को अच्छा रोड दिया, ना आपने अच्छी पढ़ाई दी। जहां पे फ्री एजुकेशन चलता था वहां अपने अपने दोस्तों को स्कूलें और कॉलेज महंगी वाली बनाना शुरू कर दी। हॉस्पिटल में, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल चलती थी, अच्छे से उनका इलाज चल रहा था, सिविल हॉस्पिटल में किसी को दिक्कत नहीं थी, आपने वो बेच मारी। वो भी आपने अपने दोस्तों को दे दी कि हॉस्पिटल चलाइए, खूब कमाइए। तो आपने एजुकेशन, आप चाइना की हिस्ट्री में इतना समझ लेते कि 40 साल में, एक चीज आप समझ लीजिए, 1990s के आसपास में चाइना में 88% गरीबी थी, और आज हिंदुस्तान का उल्टा हो गया। इतने साल के बाद हमारे यहाँ 88% गरीबी हो गई। तो हमने कौन सा प्रोग्रेस करा? हमने ना बच्चों को ट्रेनिंग दी। चाइना का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट या साइंटिस्ट बाहर नहीं जाता है। आपके यहाँ तो मौका मिलते ही सब चले जाते हैं। क्यों? आप उनको यहाँ पे न्याय नहीं दे पा रहे हो। तो ये हमको सुधार करना पड़ेगा। अगर वो हम सुधार नहीं करते और हम अपने आप को सिर्फ गोदी मीडिया से कहलवाते हैं कि हम सुपर पावर हो गए, हम 5 ट्रिलियन हो गए, हम ये हो गए। अभी बोल रहे 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जीडीपी 6% से इंडिया की बढ़ रही है, उतनी चाइना की बढ़ रही है। अरे भाई, आप 3.5 ट्रिलियन के 6% हो और वो 13 ट्रिलियन का 6% है। आप वो क्यों नहीं समझ? तो ये जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, ये अभी जागरूकता आती चली जा रही है, पब्लिक समझ रही है। आप जो बोलते हो पब्लिक ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया पे उनको इसीलिए कंट्रोल करना है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पोल खोल कर रहा है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आपने डिफेंस पे खर्चा नहीं करना है, आप बोलते हो आपको इंजन अमेरिका नहीं देगा, आप बना लोगे। कुछ इन्होंने ऐसे ब्लॉगर्स खड़े कर दिए हैं जो आए दिन भक्ति करते रहते हैं। आज ही वो डीआरडीओ का आ रहा था कि डीआरडीओ ने इंजन इतना बना लिया कि दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसे नहीं होता है। आप अपना लोहा प्रूव करो जाके। आपने एक हेलीकॉप्टर बना दिया था, वो जाके आपने बेच दिया इक्वेडोर को, वहां पे 6 बेचे थे, उसमें 4 गिर गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आप अपने आप को पहले सक्षम बनाओ।
लेकिन आप ये चाहते हो कि जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी भी दे। कोई भी अपनी बिजनेस सीक्रेसी नहीं देता है, इतना हमको समझना चाहिए। फिर आपको कैसा देगा? एप्पल आ गया, एप्पल ने आपको दी स्क्रू टेक्नोलॉजी, भाई सामान दे दूंगा, आप पैक करो और भेजो। उसमें भी हम मांगे पुकार रहे हैं कि हम सबसे बड़े एप्पल के एक्सपोर्टर हो गए। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करें, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट लें, और अच्छे अच्छे जो दिमाग यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं उनको पूछ के वो करें। लेकिन ये किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, ये बदनसीबी है हिंदुस्तान की। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि सुनना तो पड़ेगा, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी बात को मानना पड़ेगा, उनके अनुसार भी यहाँ पे पॉलिसी को भी मेंटेन बनाना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही ब्रिक्स और क्वाड की जैसे आपने बात की, तो अगर भारतीय हितों के अनुसार बात करें, जो ब्रिक्स में भी भारत है और क्वाड के अंदर भी, तो भारत के अगर दृष्टिकोण से बात करें या उनके हितों के लिए कौन-सा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन इस समय आपको दिखाई देता है? क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित कर रहे हैं, वह काफ़ी दबाव बनाने वाला उनका एक सीधा-सीधा स्टैंड दिखाई देता है ट्रम्प का। तो ऐसे में चाइना, रूस का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और पुतिन भी रूस के साथ कहीं न कहीं साठगांठ अपनी बढ़ा रहे हैं। तो पूरा जो एक नया डेवलपमेंट जिस तरह से सामने हो रहा है, तो भारत की पोज़ीशन किस तरह से आप देखते हैं? इसी को तो राजनीति बोलते हैं। आपको 50 साल के बाद क्या फर्क आने वाला, ये अगर आप नहीं समझते हो तो आप राजनीति के हो ही नहीं। आज आप देखिए कि 35% जीडीपी ब्रिक्स के पास है। इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील जमा कर लो तो इनके पास दुनिया की 35% जीडीपी और 40% पॉपुलेशन है। आज 140 करोड़ आप हो तो 140 करोड़ अफ्रीका मिलके भी है। और चाइना ने बहुत होशियारी से वहां पे 200 बिलियन डाल दिया, आपने 16 बिलियन डाले और आप बोलते हो कि हमने बहुत पैसे डाल दिए। ऐसा नहीं होता है। चाइना ने उनको बाकायदा बोल दिया कि भाई अगर मैं माल भी उठाता हूं तो आपको पैसा दूंगा, उस पैसे से मैं आपको डेवलपमेंट करके दूंगा। आज 4 लाख किलोमीटर की उसने रेलवे लाइन डाल दी। अफ्रीका का हर एक स्टेट किसी न किसी पोर्ट के साथ रेलवे से लिंक्ड है। उसने उसमें कोई नहीं मांगा। अब पब्लिक ये समझ में आ रही है कि अमेरिका हमको अगर उधार देता है तो वो पठान की तरह दादागिरी करता है। चाइना अगर हमारे यहाँ पैसा डालता है तो हमको धंधा सिखाता है, वो बोलता है आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, समृद्ध बनिए। ये दोनों थियोरी में फर्क में तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि धीरे रह के दुनिया चाइना रशिया की तरफ चली जाएगी, अमेरिका की तरफ नहीं, क्योंकि अभी भी उसका रवैया ठीक नहीं है। लेकिन आपकी पागलपंती है या आपकी कोई मजबूरी होगी। जब पूरा दुनिया देख रहा है और आप अगर अकेले यहाँ पे ब्रिक्स में निकल के आप अमेरिका के साथ चले जाओगे तो युद्ध में आपको कौन बचाने आएगा? वो ताइवान भी वर्ल्ड वॉर के बाद एग्रीमेंट था कि चाइना के पास जाएगा, आपने जबरदस्ती उसको चढ़वा के बोल दिया हम आपका रक्षण करेंगे। आप कर पाओगे चाइना के सामने? नहीं, वो वक्त चला गया। तो अभी आपको समझ लेना चाहिए, अभी आप क्यों अपने दोस्त को बचाने के लिए अमेरिका में आप इतने झुकते चले जा रहे हो? आपके सिवा किसका इंसल्ट कर पाया है ट्रंप, हमको ये देखना चाहिए। और या तो पब्लिक को एक ओपिनियन बनाना चाहिए कि भाई आपकी बात, तुम अमेरिका नहीं जाओगे जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करती है आपको। आप ऐसे ही चले जाते हो वहां पे अपमान करवाने के लिए, और इतना अपमान। आप कम से कम जवाब तो दे देते। और उसके बावजूद यहाँ आने के बाद आप देखिए, जाने के पहले आपने अच्छी अच्छी कार कंपनियों को यहाँ से निकालने का प्रबंध कर दिया। ऑटोमोबाइल में 6.5% जिस कंपनी का था, किया का था, फॉक्सवैगन का था, उनको आपने 2014 का केस निकाल के बोल दिया 2800 करोड़ भरो। अब वो कंपनी सोच रही है मैं चले जाऊं कि क्या करूं। वो सब क्यों करना है? क्योंकि आपको टेस्ला को आने देना है। तो आप टेस्ला के लिए, पूरे एक अमेरिकन कंपनी के लिए पूरे देश की इकोनॉमी खत्म कर दोगे। आज अगर ये दोनों कंपनी चली गई तो आपके कम से कम 2 लाख वर्कर और एजेंसी तो बर्बाद हो जाएंगी। फिर आपने स्क्रैप पे जीरो कर दिया, स्क्रैप में आप जीरो ड्यूटी कर दी, मतलब पूरा दुनिया का भंगार अब हम हो जाएंगे भंगारी है। हमारे यहाँ पे पूरा स्क्रैप आएगा, हम लोग स्क्रैप का धंधा करेंगे। और जो स्क्रैप का धंधा अच्छे से चल रहा था शिप ब्रेकिंग का भावनगर अलंग में, उसको आपने बंद करवा दिया। मोरबी में आपकी टाइल्स कंपनियां चलती थी, केमिकल, क्योंकि 90% पाकिस्तान के पास था, वो आपने 200% ड्यूटी लगाई तो माल बंद हो गया। मोरबी में एशिया में जिसका नाम था वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप क्या करवाना चाहते हो? तो क्या आप सबको ये बोल रहे हैं कि फिर ब्रिटिश की तरह अमेरिका यहाँ के बैठेगा, वो हमको 5 किलो अनाज देगा और हम लोग उनके झंडे उठा के चलते रहेंगे? यही थियरी है। अगर इसको यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये पढ़े लिखे आराम से समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। जी तो ये चैलेंज जो लगातार इस समय बन रहे हैं, आर्थिक स्थितियों को लेकर देश के अंदर आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। और जैसा आपने कहा कि मतलब स्पष्ट है, इसमें कोई छिपी हुई बातें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो सामने जिस तरह की पॉलिसी का फॉलो हो रहा है, जिस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, उससे आर्थिक चुनौतियां लगातार, दुश्वारियां बढ़ रही हैं। तो सरकार या जो पूरी जो व्यवस्था है, इन चीज़ों को बस समझती सब है, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने में तमाम तरह की जो उनकी पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की हुई है, केवल कुछ लोगों के लिए समर्थशाली बनाने के लिए, लेकिन जो देश का आम नागरिक है, एक सामान्य व्यक्ति जो है,
लगातार उसकी जेब में जिस तरह कटौती हो रही है, जेब जिस तरह से उसकी मुश्किल स्थिति में आ रही है, तो सरकार उन चीज़ों को ध्यान देने के लिए क्यों अपनी नज़रें हटाती है? उसके पीछे ऐसी कौन-सी उसकी राजनीतिक जो चॉइस है, मतलब प्रमुखता क्या है उसके अंदर? नहीं, अब पब्लिक के पास चॉइस भी क्या रही है? सबसे बड़े अगर गुनहगार कोई माने जाएंगे इतिहास में तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश। आपने उसी वक्त साथ नहीं देना था। इस आदमी को एक दिन सत्ता देना मतलब आपने अपने हथियार डाल दिए, और अब उनको जरूरत है नहीं। इलेक्शन कमीशन में आप महाराष्ट्र की हालत देखो, 100 सीटों पे उन्होंने गड़बड़ी करी है फिर भी बैठे हैं। हरियाणा में उन्होंने गड़बड़ी करी फिर भी बैठे हैं। जब चीफ जस्टिस खुद ही देशभक्त नहीं है, वो, मैं गद्दार कहने में कोई शर्म नहीं करूंगा कि आपने अपने हितों को देखते हुए पूरे देश की इकोनॉमी, देश की जनता के पूरे व्यूज को खत्म कर दिया। चंद्रचूड़ साहब ने आने के बाद ऐसे बता दिया था जैसे अब तो वो हिंदुस्तान की पूरी बड़े रक्षक बन जाएंगे, और अच्छे अच्छे पेपर वालों ने ये माना था कि चंद्रचूड़ शायद सब ठीक कर देंगे, लेकिन वो तो सबसे बड़े गद्दार निकले। आपने महाराष्ट्र में बोल दिया सरकार तो गलत है, लेकिन आप सरकार को चलाने दिया। बॉन्ड के पैसों का आपने बोला कि ये तो लूट है, ये इलीगल मनी है, लेकिन आपने वापरने दिया। तो अगर ये एटीट्यूड है तो पब्लिक कहां जाएगी? और अभी पब्लिक की ज्यादा जरूरत इस सरकार को है नहीं, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन अपने मन मर्जी का बिठाते रहेंगे। आप देखिए इलेक्शन में बिल्कुल जो सिलेक्शन हो रहा है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब आपका जो ध्येय है कि आप संविधान ही खत्म कर दो, वो खत्म हो जाने के बाद आपके पास कुछ रहेगा नहीं, तो आप बिल्कुल फिर चुपचाप चलते रहो। आप एक नए राज में आ जाओगे, एक बिल्कुल हिटलर सही में आप आ जाओगे। आपको अपना कमाना खाना है, नहीं कमाते हो तो आप चिल्ला नहीं सकोगे। आज आप देखिए इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं, इतनी हड़तालें हो रही हैं, कहीं पर भी आपको न्यूज कवरेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप मीडिया भी खरीद लोगे, खरीद ही लिए ज्यादातर। आप बैंकें खरीद लोगे, आप बिजनेस खरीद लोगे, तो फिर आपके पास बचता क्या है? और फिर आपने 2-3 दोस्तों को ही दे देना है जो पूरा दुनिया चलाते रहेंगे हिंदुस्तान। आप अपनी मर्जी पड़े, आपको जितना मिलता है खाओ, नहीं खा सकते हो तो चुप बैठो, वरना आप जेल में चले जाओगे। यही परिस्थिति आके खड़ी हो जाएगी बात। जी, जी, जी। नहीं, नहीं, अच्छा, माधवी बुच का भी अगर जो बात है, माधवी बुच के ऊपर एफआईआर करने का आदेश है कोर्ट के द्वारा, महाराष्ट्र की कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। और माधवी बुच को लेकर तमाम तरह के आरोप जब से वो सेबी की चेयरपर्सन थी उस समय लगे, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा उस पे कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया, क्या सरकार पे प्रेशर पड़ेगा इस चीज़ का? क्योंकि कोर्ट का जो फैसला उसको कैसे डिनाई करेंगे अब जो व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ हैं, उनकी माधवी बुच पे जो आरोप लगे थे, जब जाँच होगी उनकी, क्या कुछ और निकल के आ सकता है उसके अंदर? क्या आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पे किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आने वाला समय घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा? नहीं नहीं, ये सरकार ज्यादातर अंडरवर्ल्ड के गैंग की तरह चल रही है। आपके आदमी कुछ भी गलत करके आ जाएंगे, मर्डर करके आ जाएंगे, आप उसको छुपा लोगे, बचा लोगे, यही चल रहा है। आगे क्या हुआ है? पोस्को जैसे केस में आपके नेताओं पे, जिस पे महिला ने डायरेक्ट एलिगेशन किया है, मर्डर के एलिगेशन है, वो सत्ता पे बने हुए हैं। होम मिनिस्टर का बेटा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का बेटा किसानों को उड़ा देता है, लाइव वीडियो है उसके, लाइव केसेस है, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो माधवी बुच तो उसको जो करना था, उसने अपने दोस्तों को पैसे दिलवाने थे दिलवा दिए, जहां पे धंधे सेट करवाने थे करा दिए। आज आप बोल रहे हो कि सोरस हिंदुस्तान में नहीं घुस रहा है, तो उसी के दोनों जो चेले चपाटे हैं, ब्लैक रॉक और ब्लैकस्टोन, उन्होंने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक ने चेन्नई में कर दिया है ब्लैकस्टोन ने, और हीरा नंदानी के साथ बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है और हिंदुस्तान में बनाएगा। और सबसे बड़ा डेटा बैंक जो जियो वाला बना रहा है रिलायंस का, उसके साथ वो ब्लैकस्टोन आ गया, उसने भी पैसे लगा दिए। वो 50-50% की पार्टनरशिप कर रहा है। तो आप जिसको गालियां दे रहे थे कि वो देश में कब्जा, आपने तो देश का कब्जा दे ही दिया अमेरिकन को, ये लेकिन पब्लिक बोलेगी नहीं। तो दोनों कंपनियां जो दुनिया की सबसे साहूकार, 17 ट्रिलियन डॉलर की जिसके पास इकोनॉमी है, वो दोनों कंपनियां हिंदुस्तान में ऑलरेडी पैसा लगा चुकी हैं। तो अब तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो बोलेंगे। तो आप अमेरिकन कॉलोनी बन चुके हो, ये मानसिक रूप से आप समझ लो, क्योंकि अब दूसरों को आने देंगे कि नहीं। अब टेलीफोन में भी ट्रंप आ जाएगा, कारों में भी ट्रंप आ जाएगा, सब अमेरिकन कंपनियां आ जाएंगी। तो उसके बाद आप उम्मीद रखो कि चाइना, रशिया और ब्रिक्स वाले आपके साथ सहयोग करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ रहोगे? बीच में बैठ के आप बिल्कुल पैलेस्टाइन की तरह बन जाओगे एशिया में, ऐसा मेरे को लगता है। जी, जी, बड़ी गंभीर आपने बातें कही कि किस तरह की संभावना है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं चिंताजनक भी है और लगातार सवालों घेरे में भी आ रहे हैं। क्योंकि ट्रंप की जो कार्यशैली है, उसने दुनिया को बड़ा एकदम अजीबो-गरीब स्थिति में, दुविधा में डाल दिया। और भारत की भी जो पोज़ीशन है, इन्हें भी अपनी स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं पॉलिसी को क्रिएट करना पड़ेगा। और जो आपने बताया कि जो ट्रंप की जो चाल है, उसमें कहीं न कहीं भारत गिरता जा रहा है।
और ट्रम्प का दबाव कहीं न कहीं इन चीज़ों में दिखाई देता है कि टेस्ला, एलन मस्क को जिस तरह से यहाँ पे एंट्री दी जा रही है या बातें की जा रही हैं, वह कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय व्यापार को भी नुकसान पहुँचाने की स्थिति में ज़रूर आएगा। क्योंकि अंबानी और अडानी की भी बात करें, तो अडानी को लेकर भी जिस तरह की मतलब स्पष्ट है कि किस तरह से उन्हें आश्रय दिया गया है पूरे नीतियों के द्वारा। तो ऐसे में अंबानी का जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो उसका अपना बिज़नेस है, अगर एलन मस्क आ जाता है तो उसमें, क्योंकि अंबानी को तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी पैदा होगी उसके सामने, क्योंकि बड़ा उसका इसमें सबसे बड़ा प्लेयर बना हुआ है टेलीकम्युनिकेशन उसमें क्षेत्र में। तो इसमें क्या आपस में कुछ द्वंद्व पैदा होंगे इनके अंदर? नहीं, वो तो हो ही गया ना। जब ब्लैक रॉक आपके साथ आ गया, उसने लोअर परेल में एक बिल्डिंग ले ली है जियो फाइनेंस के साथ। अब वो पूरा डेटा बैंक जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा, वो वहां पे बना रहा है। वो 50% उसमें पार्टनर है। मतलब डेटा रिलायंस के पास भी रहेगा। और उसके बाद आप देखो जियो फाइनेंस में आ गया है, उसको एनबीएफसी का स्टेटस मिल गया। तो अभी आपको लोने वगैरह भी पैसा देने का काम भी रिलायंस करेगा। तो रिलायंस आपको पैसा देगा, रिलायंस आपको टेलीकम्युनिकेशन देगा। और वो स्टारलिंक लेके जो आ रहा है, वो इनको कहीं से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्टारलिंक जो आ रहा है वो आपका सेपरेटर है। वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि स्टारलिंक का जो भाव है वो हिंदुस्तान में उसको ग्राहक मिलेंगे। तो वो सेकंड बर्नर पे आ गया। वो अभी सोच नहीं, उसको पहले ये कि मेरी गाड़ियां कैसे बिकेंगी, मेरी मोटरसाइकिलें कैसे बिकेंगी, मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में सब जगह कैसे मेरा पार्ट रहेगा। तो आपने चाइना को बोल दिया, वो जासूसी करता है, वो निकल गया चाइना से। आप धंधा तो बढ़ाते रहे। मतलब आपके पास क्लियर पॉलिसी नहीं है। तो अमेरिकन ऑलरेडी आ चुके हैं। वो आपने आपका उसका डेटा पे कंट्रोल ले लिया है, आपका उसने बैंकिंग पे वो ले लेगा जियो के साथ आके। आपके कंस्ट्रक्शन में, लॉजिस्टिक पार्ट्स में, पोर्ट्स में, सब में वो आ गया है। अब वो धीरे से रह के कंस्ट्रक्शन में कैसे आता है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बड़ा प्रोजेक्ट अब शुरू करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन की अगर लाइन आएगी तो कहीं ना कहीं ट्रम्प उसके पीछे आएगा, ये भी बिल्कुल तय है। तो दूसरी कंपनियां क्या करेंगे अब इसकी पिसाई में? अडानी के साथ कितनी तक दोस्ती निभा पाएंगे, क्योंकि अभी रिलायंस शायद ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल अपना काम निकल जाने के बाद किसी को भी बलि का बकरा बना देते हैं। तो अडानी कोई बड़ी चीज है नहीं। तो इसमें माधवी बुद्ध से ये शुरुआत दिख रही है कि आप कर लो मेरा काम, फिर जब काम निपट जाएगा तो फिर आपको भी निपटा दिया जाएगा। ये तो इनकी थियरी बहुत पहले से रही है जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। अपना काम निकल गया, जनता जाए भाड़ में, वो वाली पॉलिसी का जो सामने भी आ रही है और कहीं न कहीं वो परिस्थितियों में दिखाई भी देता है कि उन चीज़ों को जिस तरह से घटनाएँ घटित हो रही हैं। और जिस तरह से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसमें राजनीति हो रही है और जो नए-नए समीकरण बन रहे हैं, वह आम जनता के लिए भी बड़ी एकदम से कहते हैं ना आश्चर्यजनक चीज़ है, क्योंकि उन्हें समझने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आपने बड़े विस्तार से, बड़े सरल शब्दों में बताया है कि किस तरह की घटनाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर भी घट रही हैं। तो मुझे विश्वास है हमारी चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और समझ भी आएँगे, इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझ भी पाएँगे। और मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।